गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज की बात किया था, है ना। और उसमें पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस की बात किया था। और करंट डिवीजन रूल की हमने बात वहाँ पर कर लिया था। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको करंट निकालनी है प्रत्येक रेजिस्टेंस में और टोटल करंट निकालनी है। 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको। R1 इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है 2 ओम, R2 जो दिया हुआ है वो है 4 ओम और R3 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस बतानी है आपको। सबसे पहला काम कि टोटल रेजिस्टेंस। तो RP इसको लिख सकते हैं, इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं RP इक्वल टू, है ना। RP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं R1 R2 और R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यही ना होगा। तो RP इक्वल टू मिलेगा R1 2 और 4 और 5, इस तरह से है। तो पहला में मिलेगा 8, फिर मिलेगा क्या 2 और 3 20, फिर मिलेगा आपको 10, इतना मिल जाएगा। तो RP इक्वल टू आपको मिलेगा, अगर इसको बात करें तो यहाँ पर मिलेगा 20, ये कट देंगे 2 से, तो ये होगा 20 और ये हो जाएगा आपको 4 और ये हो गया 10, है ना। ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 19। तो इतना आएगी। RP इक्वल टू जो आएगा 19 डिवाइडेड बटे 20 ओम, ये एक आंसर हो गई। बी में है कि आपको दिया हुआ है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। EMF का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ही है और ये दिया हुआ है 20 वोल्ट एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो V बराबर 20 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन वो किस में है, पैरेलल में है। मतलब कि ये कंबाइंड जो किया गया है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में इस तरह से कंबाइंड कर दिया गया, ओके। और कितनी वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पर, माइनस प्लस 20 वोल्ट की बैटरी है। तो इधर करंट I1 I2 और I3, यहाँ पर भी I1 I2 और ये हो गया क्या I3। तो ये हो गया I और ये हो गया I
ये हो गया I, इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर A और यहाँ पर क्या है B, ये है R1, R2, R3 ऐसे दिया रखा है जो कि रेजिस्टेंस है। तो प्रत्येक में आपको पहले तो करंट सप्लाई निकालना है। तो करंट सप्लाई क्या है, यही ना I है, I सप्लाई कर रही है, I करंट सप्लाई बाय द बैटरी। I जो है वो है करंट सप्लाई बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा करंट सप्लाई हो रही है। I जो है करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय क्या, RP। तो I इज इक्वल टू V का मतलब है 20, ठीक है, और RP का मतलब है यहाँ पर, है ना, RP का जो मान है वो क्या है आपको, है ना, RP का मान आ गया 1 बट सॉरी यहाँ पर मैंने पहले ही से वैल्यूज क्या लिखना है था 20, ठीक है, तो ये सही है 20/19, तो 19 बटे कितना हो गया 20 हो जाएगा ना। तो RP का जो मान है ठीक है। तो यहाँ पे छोटू क्या हो गया ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही आंसर होगा ना, क्योंकि फिर पलटने की जरूरत नहीं है ना, इसको मैंने पलट के यहाँ पर लिखा था, तो पलटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यही आंसर होगा ना 20। तो RP बराबर 20/19 करेंगे, तो 20 डिवाइड बाय कितनी 19, तो ये कटेगी तो कितना में आएगी, I जो है करंट सप्लाई वो हो गया 19 एम्पियर, ये आंसर हो गया। ओके, ये वाली जो है वो कितनी है आपको 2 ओम, और ये वाली है आपको 4 ओम, और ये है आपको 5 ओम, ठीक है, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम। अब इसमें हमको प्रत्येक में करंट निकालनी है, तो प्रत्येक में करंट निकालना है तो काफी आसान है। इसमें जो पोटेंशियल है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, सब में जाएगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ करंट इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 इज इक्वल टू V बटे क्या R1, I1 इज इक्वल टू V बटे R1, तो V कितना है 20 और R1 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा I1 इक्वल टू 10 एम्पियर, ये आंसर एक होगा। दूसरी बात है V इज इक्वल टू I2 R2, तो I2 इज इक्वल टू V बटे R2, है ना, I2 V का मतलब हो गया 20, ये हो गया कितना 20, और R2 का मतलब होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये एक आंसर हो गया। फिर वैसे ही V इज इक्वल टू I3 R3, तो I3 इक्वल टू V बटे R3, तो मिलेगा I3 इज इक्वल टू V 20 डिवाइडेड बटे 5, तो ये हो जाएगा कितना I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये एक आंसर हो गया। तो 10 + 5 15 एंड 4 19, तो 19 एम्पियर करंट थी सप्लाई, और 3 भाग में बंटकर फिर कितना बन गई 19 एम्पियर, तो ये क्वेश्चन हुआ।
अब हम लोग हेडिंग देंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होता है ना वो तरह तरह के अपने क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और बोर्ड लाइक हम लोग को काम हो जाएगी, काम बन जाएगी। तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग रहेगा, ठीक है। तो हेडिंग होगा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंट ना, सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। बोर्ड के लिए है ना, जो बात कर रहे हैं किसके लिए, बोर्ड के लिए कर रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है इस तरह का, सब में एक ही बात रखेंगे, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, इस तरह का फाइंड आर इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन ये है सिंपल एकदम, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये कैसे, इस तरह से, ठीक है। फिर एक और ऐसे है, इस तरह से, यही क्वेश्चन है। आर, ये भी आर, ये भी आर है, क्लियर। और ये जो है r/3, r/3, और ये हो गया r/3, इस तरह से, ठीक है। तो आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, माइनस, प्लस और भी। तो इसी में अगर हम सोल्यूशन करें तो क्या करंट ऐसे जाएगी, इस तरह से करंट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर I1, यहाँ पर क्या हुआ I2, और ये होगा क्या I, ठीक है, ऐसे करंट। तो यहाँ पर करंट क्या करेगी, बढ़ गई, तो ये सब किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। समझ में आया बात, किसमें, पैरेलल में। तो ये सब किस में है, ये वाली सब किस में है, सीरीज में है ना, ये सब सीरीज में और सब इसके साथ पैरेलल में। तो जब सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको अगर सीरीज में जोड़ें, इसको, इन तीनों को, तो n इंटू कितना r होता था, n इंटू r, तो n कितना 3 को है तो 3, और r कितना है r/3, तो कितना मिल गया, r मिल गया। समझ में आया, टोटल r, ये टोटल R हो गया। तो एक नया सर्किट अगर हम बनाएं इसी में, तो कैसे बना सकते हैं, ऐसे R, R, ये भी हो गया R, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा R, तो ये R, ये R और ये R, ये किस में हो गया, ये वाला पैरेलल में हो गया कि नहीं, RP। तो ये कितना हो जाएगा, n/2, सॉरी R/n, तो कितने हैं, 2, तो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। समझ में आई बात, R/2। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से। ये हो गया R, ये हो गया R/2, ये हो गया R। तो ऑल R किस में, सीरीज में हो गया ना, ऑल R सीरीज में। तो यहाँ पर लिखेंगे R जो इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट चाहे RS, एक ही बात हुआ, तो R प्लस R/2, तो क्या लिखा जाएगा, 2R प्लस R/2, तो ये कितना हो जाएगा, 5R/2। इस तरह से ये बनेगा, क्लियर, इस तरह, ठीक है ना। जब क्वेश्चन रहेगी तो ऐसे बनेगी। तो आपके पास बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ना, तरीका मालूम होना चाहिए।
इसको अगर हमको सोल्व करना है, इसको अगर सोल्व करें तो इसी को सोल्व करते हैं इसको। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं यहीं पर डायरेक्ट। यहाँ से क्या करिए, तार को खींचकर और इस तरह से क्या लगा दीजिए, बैटरी। इसको सोल्व करिए। ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर पोटेंशियल है ना, यहाँ पर ए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, ए, यहाँ भी ए। प्लेन वायर है, ए यहाँ तक पहुँचा, ए प्लेन वायर है, प्लेन वायर में पोटेंशियल नहीं बदलती। तो यहाँ पर अगर ए है तो सब जगह ए दे देते हैं, ए मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस बी होगा, यहाँ भी बी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, बी, फिर यहाँ बी, ये भी बी, और ये भी क्या हो गया, बी हो गया। ओके, तो इस सर्किट को आप क्या ऐसे नहीं बना सकते हैं, इस तरह से नहीं बना सकते। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऐसे, है कि नहीं, इस तरह से बन गया, है ना। यही तो है, ये माइनस और प्लस। यहां पर क्या हो गया, बी, और यहां पर क्या हो गया, ए हो गया ना पैरेलल में, ए बी ए बी ए बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, है ना। तो सब पैरेलल में है, 2 3 और 4। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या, आर ए बी, आर ए बी, इसको लिखेंगे ना आर ए बी, और क्या लिखेंगे, आर ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 3 और 4, और 3 दूना 6, और 3 इंटू 4 12, और 4 इंटू 2 8, हो गया आंसर, है ना। इसकी बात करें तो इस तरह से क्या कर देंगे, बैट ये 7 ओम है, तो यहां से क्या लगा देते हैं, बैटरी। तो ये ए है तो ये भी क्या, ए, ये भी क्या हो गया, ए, है ना, और है ना, और ये भी क्या हो गया, ए, ये भी क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, बी। सॉरी, ये ऐसा है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है ना, ऐसा था ये सवाल। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो ये सब ए है ना, सब ए, सब ए हो गया, ठीक है ना। तो अब इस तरह ना करंट की बात करें, इधर अगर बैटरी लगाते हैं तो सब जगह ए ही होगा, यहाँ भी पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हम बैटरी नहीं लगा सकते, है ना। इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। अब यहाँ पर देखो भाई, ये ए से बी कनेक्ट है, एक पोटेंशियल यहाँ, यहाँ से तार निकालो ऐसे, और इस तरह से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। तो देखो ये वाली आपको क्या है, ए माइनस में और बी प्लस में, फिर क्या हो गया, ए बी ए बी ए बी ए बी, सब ए बी से कनेक्ट है। तो इसकी अगर रिजल्ट आप लिखते हैं, इसकी रिजल्ट तो क्या मिलेगा आपको, आर ए बी अगर लिखते हैं, आर ए बी, तो सब पैरेलल में होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 8 लिख दिए। फिर नीचे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6, इस तरह से। फिर लिखेंगे क्या, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 4, हो गया आंसर। सेम इसको देखो भाई, इसको, इसका क्या करेंगे, यहां पर ए ए ए, यहां पर क्या मिला, बी, यहां पर क्या मिला, बी, यहां पर क्या मिला, बी। तो ए बी ए बी ए बी पैरेलल में, तो लिखते हैं आंसर। इसका आंसर लिखेंगे आर ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 20 इंटू 15 इंटू 12 डिवाइडेड बटे 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू कितना 12 प्लस 12 इंटू 20, ये आंसर। क्लियर। अब यहां पे जो हम लिखने जा रहे हैं इसका
इसका, तो ये ए है और बी है। अब यहाँ पर देखो भाई बदल गया ना, तो यहाँ से करंट अगर आई जा रही है तो इधर फिर इधर फिर इधर जाएगी ये करंट, एक करंट इधर आएगी, फिर इधर से ये करंट आएगी, ये भी यहाँ से आएगी और इधर निकल जाएगी। तो ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में। ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में। तो 7 और 3 10, इसके साथ पैरेलल में, तो 10 और 10, 10 और 10, तो भाई 7 और 3 सीरीज में तो 10 हो गया, और इसके साथ 10 पैरेलल में, तो 10 10 का पैरेलल 5 हो गया। फिर ये 5 हो गया टोटल ये 5 हो गया, ये देखो ये टोटल 5, और इस 5 को इस 5 में सीरीज में जोड़ 10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं 10? तो अब ये पूरा हो गया 10, और इस साथ में 10 पैरेलल, तो 10 और 10 पैरेलल में, तो आंसर क्या हो गया? RAB = 5 ओम हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, बड़ा थोड़ा सा है पर इसी तरह से वो भी बनेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाते हैं। तो सेम एक क्वेश्चन और रखते हैं, है ना? सेम क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझिए क्वेश्चन को। फाइंड R इक्विवेलेंट, मतलब आपको R नेट कैलकुलेट करना है कि नहीं? क्या निकालना है? R नेट। और यहां पर एक और सवाल रखे हैं, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस से क्या निकालनी है आपको? इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग तरीका लगाएंगे, क्या तरीका है सोल्व करने का। ठीक है, तो इसकी जो तरीका है, क्या करते हैं इसमें देखिएगा, सबसे पहला काम, इसी में हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? इसी को सोल्व कर रहे हैं, तो यहां पर लिखते हैं क्या? सॉल्यूशन। इसको हम मान लेते हैं A, है ना? और इसको मान लेते हैं B, इस टर्मिनल को। तो प्लेन वायर है ना, तो यहां भी क्या होगा? B, यहां भी क्या हो जाएगा? B, और यहां भी क्या हो जाएगा? B। इसका मतलब है कि ये अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही जगह है। समझ में आ रहा है बात? जैसे ये प्लेन वायर है, तो प्लेन वायर में हर जगह पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी ना। जब तक कोई डिवाइस नहीं लगेगी, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उसके दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस होता है, तो इधर पोटेंशियल अलग, इधर पोटेंशियल अलग होती है, पर प्लेन वायर है तो पोटेंशियल क्या है? सेम। तो यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, इसका मतलब है कि ये दो जगह नहीं है, एक ही जगह है। ये तो समझ में आया। दूसरी बात, इधर बात करें, इधर तो इधर पर A, तो फिलहाल यहाँ पर भी A, ये भी A और ये भी A, ये भी क्या है? अलग अलग जगह नहीं है, एक ही जगह है। इसको अगर बात करें C, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? C। देखो ये अलग जगह, ये अलग जगह हो गया, क्योंकि इसके बीच में क्या है? रेजिस्टेंस है, कॉमन सी बात। तो यहाँ पर देखो फिर D और यहाँ पर D, क्लियर है? यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको एक पॉइंट बनाएंगे, और इसको भी एक पॉइंट बनाएंगे, और इसको भी एक पॉइंट बनाएंगे, है ना? इसको भी क्या करेंगे? एक पॉइंट बनाएंगे। जब एक पॉइंट बनाएंगे तो ये और ये पैरेलल हो जाएगी, फिर ये और ये पैरेलल हो जाएगी। जब एक पॉइंट बनाएंगे तो इसको पैरेलल में जोड़ देंगे, है ना? इस तरह से अपना सवाल हो जाएगा, और सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं। देखो नेक्स्ट अगर सर्किट बनाते हैं तो ये वाली हो गई A, समझिएगा बात को, फिर यहाँ भी हो गई A, और ये पॉइंट भी हो गई क्या? A, और यहाँ से दो रेजिस्टेंस ऐसे निकला हुआ है, तो दो रेजिस्टेंस आप निकालो, है ना? जब दो रेजिस्टेंस निकालोगे, अब फिर एक C पॉइंट बनाते हैं ना, ये बन गई। ये कौन सा पॉइंट है? C। और फिर यहां से ये वाली रेजिस्टेंस, फिर यहां से 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये कितना? 2 ओम, और ये भी कितना? 2 ओम। ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। फिर यहां से एक ही पॉइंट नहीं है, तो 5 ओम फिर यहां से निकलेगा, 5 ओम निकला, और फिर यहां मिला, यहां भी क्या मिला? 5 ओम मिला, 5 ओम। तो फिर यहां पर मिलेगा, ये मिल गया ये। फिर यहां से ऐसे होगा, तो ये हो गया कितना? 5, ये भी हो गया कितना? 5, ये 6 और ये 6, ये पॉइंट, फिर एक बनेगा ऐसे,
और यहां पर बन जाएगा कितना, ये B, ये भी क्या हो गया B, ये कौन हो गया D, और ये कौन हो गया C, और ये है आपका 4, ये है 4 हो गया, है कि नहीं। तो ये दोनों पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों है पैरेलल में तो ये कितना हो जाएगा 1, होगा या नहीं होगा। अब इन लोगों को देखो भाई, ये पैरेलल में है तो 5/2 हो गया, कितना हो गया ये 5/2। फिर ये दोनों किस में है पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में तो ये हो जाएगा 3, है कि नहीं। तो इसको बना दिया मैंने 1, है ना। इसको देखो, इसको बनाएंगे तो कितना मिलेगा, एक तो ये बन गया ना 3 वाला बन गया, फिर एक और नीचे में क्या बन गया 3 बन गया, और फिर यहां पर आया, है ना। और फिर यहां से हाँ 1 बन गया ना, ये दोनों मिलकर क्या बन गया 1, तो इसको 1 बना दिए ना। फिर इसका भी बन गया क्या 1, तो ये हो गया 3, और ये हो गया 5/2, और ये हो गया 3, ये हो गया 3, और फिर यहां पर बन गया 1, ये बन गया 2, ये हो गया B, और ये हो गया A, ठीक है ना। ये हो गया C, और ये हो गया D। अब तो सिंपल है ना भाई, ये दोनों किस में सीरीज में, और फिर तीनों किस में पैरेलल में, और फिर सीरीज में, हो गया आंसर, है कि नहीं। तो R जो AB होगी व्हाट, यही आंसर होगी, है कि नहीं, हो गया। और इसमें पूछा है क्या, यही तरीका था सोल्व करने का। अब क्या है, उसको देखो भाई, उसको देखकर आप सोचो तो क्या होना चाहिए, उसको अगर आप देखते हैं तो क्या मिलना चाहिए आपको, उसमें भी प्लेन तार है ना, तो प्लेन तार है तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, इसको अगर सोल्व करते हैं भाई तो देखो, इस यहां से ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट किधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी कि नहीं, है कि नहीं। फिर करंट ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इसको हमारा A माने तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, A ही तो मानना पड़ेगा, ये भी A है, सॉरी हाँ ये भी क्या है A है। तो A का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो पोटेंशियल हो गई क्या, कॉमन। तो इसमें जो है ना करंट क्या होगी, जीरो होगी, नहीं समझे, जीरो करंट होगी इसमें करंट जीरो हो गई, क्लियर, समझ में आ रही बात। इसमें करंट क्या हो गई, जीरो। तो सिर्फ करंट किस में होगी, इसमें होगी और इसमें होगी, क्योंकि इस पे कॉमन पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, कॉमन है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, है ना, रिमूव कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, रिमूव। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सोल्यूशन, इसको लिख लो भाई सोल्यूशन, इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिमूव करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब सीरीज में हो जाएगा ना, I करंट इधर भी तो I करंट इधर भी घूम के आ रही है। तो यहाँ पर डेल्टा V निकालना होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू क्या, 2 वोल्ट, है ना, इतना हो गया। और R जो इक्विवेलेंट है वो तो सीरीज में है, तो 4 प्लस कितना 6 10 ओम हो जाएगा। तो V बराबर IR, तो I इक्वल टू V बटे क्या R, तो V है आपके पास और 2 है और R कितना है 10 है, 10। तो I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर करंट हो जाएगी, यही आंसर होगी। R4 में भी कितना करंट है भाई 0.2, और 6 में कितना है तो 0.2 एम्पियर, यही है करंट, ठीक है ना। तो इसी तरह की सर्किट आपको रहेगी, और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है। तो उस सर्किट को सोल्व करने के लिए हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। बोर्ड में बोर्ड के लिए बहुत फेमस है किरचॉफ लॉ, और सभी एग्जाम के लिए बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ, है ना। और किरचॉफ लॉ हम लोग को पढ़ने की वजह है कि और भी कठिन सर्किट होगी, उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो लिखते हैं किरचॉफ लॉ,
किरचॉफ लॉ, है ना। किरचॉफ लॉ यूज करते हैं किसके लिए? यूज फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और सर्किट। जब कठिन सर्किट हो और उसमें करंट या वोल्टेज वगैरह वगैरह निकालने को बात करता हो तो हम लोग किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो रूल हैं, है ना। किरचॉफ लॉ के दो लॉ होंगे या नियम, जो भी बोलो आप। तो इसका एक फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, इसका नाम ही है फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ, इसी का नाम है करंट लॉ भी बोलते हैं ना, करंट लॉ, करंट लॉ, या इसी का नाम है नोड ना, नोड लॉ। इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी नाम इसका दिया जाता है, फर्स्ट लॉ। और एक और नाम है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। बट फर्स्ट लॉ या करंट लॉ वही हो गया ना, ठीक है। इसका नाम है ना करंट लॉ। ये क्या कहता है? करंट के नियम को क्या बता रहा है कि किसी भी नोड पर, एट एनी नोड, ये कह रहा है एट एनी नोड द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, है ना। एट एनी नोड द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। मतलब कि आई जो नेट होगा, आई नेट, वो क्या होगी? 0 होगी, है ना। कहां पर? एट एनी नोड, किसी भी नोड पर नेट करंट का सम 0। इसका क्या मतलब हुआ? नोड का क्या मतलब हुआ? नोड का मतलब हुआ एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट वेयर मल्टीपल वायर कनेक्टेड। फर्स्ट लॉ क्या कहा? फर्स्ट लॉ कहा है कि किसी भी नोड पर नेट करंट का सम 0 होगा, ये लॉ है। नोड का मतलब होता है जहां से मल्टीपल वायर का कनेक्शन हो। मल्टीपल वायर कनेक्शन सर्किट में हम लोग को देखने को मिल जाता है कि मल्टीपल वायर का कनेक्शन कहां से है, ओके। तो नोड की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से सर्किट में ऐसा हो सकता है ना, इस तरह से बातें हो सकती है सर्किट में ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड, नोड बोलते हैं इसको। अगर मान लीजिए इधर करंट आ रही है ना, ऐसे करंट आ रही है और इधर करंट जा रही है, फिर इधर से भी करंट क्या कर रही है? आ रही है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया I1, यहाँ पर I2, I3 और I4। तो यहाँ पर R1, R2 और यहाँ पर दे रहे हैं R3 और यहाँ पर R4, है ना। R1, R2, R3 और R4 की बात कर रहे हैं। तो ये नोड हुआ। तो इस नोड पे जितने भी करंट की सम है आई नेट क्या होनी चाहिए? 0। तो देखो इसमें बात करते हैं कि जो भी आ रही है करंट ना, वो निगेटिव, या जो भी करंट आ रही है वो पॉजिटिव, और जाने वाली क्या होगी? निगेटिव। अगर किसी बॉडी में अगर हीट हम देते हैं, है ना, तो उसकी टेम्परेचर क्या करती है? राइज ही करती है। अगर किसी भी बॉडी में आप एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी या कोई चार्ज अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो जितने भी करंट आ रही है इस पॉइंट पर उसको पॉजिटिव मान लिया गया है ना, और जाने वाली का निगेटिव। ये कोई बहुत बड़ी रूल नहीं है कि आ रही है करंट को पॉजिटिव, जाने वाली अपने हिसाब से अगर आने वाली को पॉजिटिव मानते हैं तो वाकई जाने वाली को निगेटिव मानेंगे, है ना। तो आ कौन रही है? I1, I2 और I4। तो I1 प्लस में और समेसन, फिर I2 प्लस में
फिर समेसन, और I3 जा रही है तो माइनस I3 प्लस I4, ठीक है ना, इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। तो आप इसको बना सकते हैं क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3, ऐसे I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3, ऐसे बना सकते हैं। यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब कि जो करंट आ रही है ना, वो जाने वाले के बराबर है। तो जितने समय में आएगी उतने ही समय में चली जाएगी, है ना। तो I1 है ना, I1 इसका लिख सकते हैं Q1 बटे T प्लस Q2 बटे T प्लस Q4 बाई T इक्वल टू Q3 बाई T, है ना, T कटेगा तो Q इनिशियल माने इनकमिंग, इन Q क्या आउट। यानी कहने का मतलब है ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ट है, ठीक है ना। किस पे बेस्ट है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो ये फर्स्ट लॉ थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है देखो, तो सेकेंड लॉ इसका नाम है सेकेंड लॉ, या इसी का नाम है लूप लॉ, है ना, लूप लॉ भी बोलते हैं, या KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, KVL नाम है इसका, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें कहता है कि फॉर एनी लूप द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो IR, है ना, और बैटरी होगा तो उसका वोल्टेज या EMF, ठीक है ना। कैपेसिटर दिया हो तो क्या लिखते हैं Q बराबर C भी, तो V बराबर Q बटे C, अगर कैपेसिटर दिया हो तब। तो यहाँ पर आप कैपेसिटर, ये तो EMF है भाई, ये क्या है EMF, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे EMF के बारे में। तो IR रेजिस्टेंस रहेगा तो IR बैटरी के पोटेंशियल, और ये भी बैटरी का ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। तो और Q बराबर C भी, तो V बराबर Q बटे C, है ना। ये सभी इतने सारे पोटेंशियल होती है ना, ये वाली सब पोटेंशियल है। तो फॉर एनी लूप द सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, समझिए बात को। यानी नेट पोटेंशियल का जो सम होगा V नेट, वो क्या होगा 0 होगा। अगर रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस की बात किया जाएगा, है ना। बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं तो बहुत सारे पोटेंशियल होंगे, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, समेशन का इस्तेमाल करता हूँ। अब प्लस V प्लस EMF प्लस Q बटे C इक्वल टू क्या कर देना है 0, सोल्व करने के लिए। क्लियर बात है, नेट पोटेंशियल का सम 0। अब पोटेंशियल क्या है, वर्क डन ही तो है ना, यूनिट चार्ज में, है ना, जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल का सम 0, यानी कहने का मतलब है कि यह एक तरह का वर्क है। तो किसी भी लूप में अगर वर्क नेट क्या हो 0 हो तो फोर्स क्या रहेगी, कंजर्वेटिव। और जाहिर सी बात है कि ये सब बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नेट क्या हो गया, वर्क डन, एक तरह का वर्क डन है, नेट वर्क डन क्या हो गया 0। इसका मतलब है ना कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। सो सेकेंड लॉ
सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है, बेस्ट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड के लिए। ऐसे जेईई मेन में भी पूछा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, ऐसा क्वेश्चन था कि फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे ऑप्शन में था। तो फर्स्ट लॉ नाम दिया था, तो ये नहीं होगा ना, इसके पहले वाला होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सही है ना। तो ये हुई लॉ, ये लॉ हुई जो बोर्ड में लिखने को आती है। और इसमें एक बात है, जब ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में ना 5 नंबर का, तो ये कहता है कि लॉ बताओ और एक सर्किट दे देगा और कहेगा कि इसमें रेजिस्टेंस में 4 ओम या 2 ओम कोई रेजिस्टेंस है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बताओ और सोल्व कैसे करना है, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके। सोल्व तो हम लोग पैरेलल से भी कर सकते हैं, सीरीज से भी कर सकते हैं, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उससे भी सिंपल सवाल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये कहेगा कि लूप लगाओ और नोड है तो नोड लगाओ। क्लियर है बात, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसी में नोड के बारे में, नोड और लूप, है ना, नोड और लूप की बात करते हैं। अब इसमें 2 वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, एक तो लूप का इस्तेमाल किया है और दूसरा नोड। तो अगर हम किसी सर्किट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि ये ही एक सर्किट है ना, इस तरह की है और यहाँ पर इस तरह का पोटेंशियल रखा हुआ है ना, इस तरह से रखा हुआ है, तो ये एक तो सर्किट हो गई, है ना, सर्किट हो गई। और सर्किट तो अक्सर क्लोज ही तो होती है, क्लोज है ये। तो अगर लूप की बात करें जैसे प्लस माइनस V1 माइनस प्लस V2 और यहाँ पर क्या हो गया R1, यहाँ पर क्या हो गया R2, है कि नहीं। और नाम रखते हैं A कैसे, B है ना, C और D। करंट की देखो, करंट की जिसमें फ्लो की बात होगी ना, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगी किसकी बैटरी की ताकत ज़्यादा है कि नहीं। मान लीजिए कि V1 बड़ा है किससे, V2 से, है ना, तो करंट किससे जाने चाहिए, ऐसे जाना चाहिए कि नहीं, करंट ऐसे ही जाएगी ना, है कि नहीं, करंट का फ्लो ऐसे होगा। अब बात करते हैं लूप की, तो लूप जो है आप किधर से चल सकते हैं, या तो इधर से चलो यार, या तो इधर से चलो। लूप लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना, इसमें लूप तो है, इसमें नोड नहीं है। नोड में क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए, 2 से ज़्यादा कनेक्शन है ही नहीं इसमें कहीं, है ना। तो लूप लेने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए कि लूप मैं ऐसे ले लेता हूँ, है ना, इसी तरह से लूप ले लेते हैं। अब ये नहीं देखना करंट का डायरेक्शन है तभी तो लूप लेना है क्या, ऐसे बात नहीं है ना, जैसे आप इच्छा ले सकते हैं। लूप लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन देना है वो आप स्वतंत्र उस पर नहीं है, वो तो बैटरी पर देखना होता है ना। बैटरी के करंट, बैटरी कौन ताकतवर है, तो ये ताकतवर है तो करंट इसे निकल जाएगा। तो ये लूप हो गया। तो लूप का नाम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो लिखेगा लूप क्या है, यहां पर लूप लिख रहे हैं तो ए लूप लिख रहे हैं, ए और उसके बाद कौन है, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है। तो ए के बाद डी के बाद सी, फिर बी और फिर ए, कंप्लीट लूप हो गया। तो लूप है कि नहीं, लूप। अब इसमें करना था नेट पोटेंशियल का सम 0। देख पोटेंशियल तो यहां आ गई, इस तार में पोटेंशियल, इस तार में पोटेंशियल, इस तार में पोटेंशियल, इस तार में भी पोटेंशियल है, 4 पोटेंशियल है ना। तो ये वाली तो क्या आएगी, करंट इंटू R2, करंट इंटू R1, और ये अपना V1 है और ये V2। कौन प्लस होगी कौन माइनस होगी, इसके लिए हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि साइन फॉर पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात, साइन फॉर पोटेंशियल पढ़ना होगा, तब ये आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक और सर्किट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का सर्किट है, ये R1 है और ये R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको R3 और इसको R4, है ना, 4 रजिस्टेंस है इसमें, ठीक है ना। तो नोड की हम बात कर रहे हैं, नोड। अब देखो भाई ये नोड नहीं है कि नहीं, ये भी नोड नहीं है, ये नोड है, ये नोड है ना, और ये भी क्या है, नोड है ना। ये नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है, मल्टीपल कनेक्शन यहां पर है तो नोड है। पर ये नोड कितने हैं,
नोडों की संख्या कितनी है? तो नोड की संख्या एक ही है। जैसा ये है वैसे ये है, तो कैसे पहचानेंगे कि भाई सेम है? तो इसको देखो, मान लो भाई कि V1 जो है ना, ये V नहीं है। मान लीजिए कि V1 इसमें बड़ा है, सपोज दैट V1 बड़ा है, तो करंट ऐसे निकाल देते हैं भाई, है कि नहीं? इस तरह से करंट निकलेगी बाद में। या मान लीजिए कि करंट ऐसे भी जा सकती है ना, और दोनों मिलके यहाँ पर आ गई ऐसे, फिर इधर और फिर इधर। क्लियर? इस तरह से मान लेते हैं। क्लियर है? तो हम ये भी मान ले रहे हैं कि इधर करंट जो I आ रही है, इधर से क्या आ रही है? I1, और ये दोनों बन के गई क्या? I2। ठीक है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I है, और इसमें करंट I2 है। ये मैंने मान लिया। ओके, तो हमारे पास लूप कितने दिख रहे हैं और नोड कितने दिख रहे हैं? तो नोड दिख रहा है बाबू, एक ही नोड दिख रहा है, ये है चाहे ये, कोई एक नोड लो, पर नोड एक ही है। नोड की संख्या दो नहीं है, एक है। कैसे? अभी पता करते हैं। कितने वेरिएबल है? एक तो I कैलकुलेट करने को आ सकती है, दूसरी I1 और तीसरी I2। तो 3 अननोन है जो हमको कैलकुलेट करना है। तो 3 इक्वेशन भी बन जाता है इससे। कैसे? एक नोड से बन जाएगा और 2 लूप से बन जाएगा। एक ये लूप, ये एक लूप, है ना? तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर A और यहां पर क्या करते हैं? B ले लेते हैं। तो एट A की बात करता हूं, एट A, समझिएगा, एट A। यहां पर A पर यहां से करंट आ रही है कौन? I1, और उधर से क्या आ रही है? I, और इधर कौन जा रही है? I2। तो मैंने कहा था कि जितने भी करंट यहाँ पर आती है ना, उस नेट करंट का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो I जो नेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। तो I नेट को 0 करेंगे तो ये दोनों तो आ रही है, तो ये प्लस में हो गई, I1 प्लस I, जा कौन रही है? I2 बराबर 0। तो I1 प्लस I इज इक्वल टू I2। ठीक है ना? I1 प्लस I इक्वल टू, देखो नोड बन गया। दूसरी बात कि एट, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करते हैं कि एट B पर, अगर एट B पर बात करें तो कैसे लिखते हैं? एट B, B पे क्या है? I1 जा रही है, देख रहे हैं ना? I1 जा रही है, और क्या आ रही है? आ कौन रही है? I2, फिर जा कौन रही है? I, है ना? I जा रही है। तो जाने वाली सब क्या हो गई? निगेटिव हुई ना, और आने वाली क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, बराबर 0। तो फिर वही बात ना, माइनस I1 प्लस क्या? I2 बराबर 0। तो I2 इक्वल टू I प्लस I1, है कि नहीं? ठीक है ना? तो दोनों इक्वेशन तो एक ही हुआ ना, तो नोड सेम हो गए, नोड अलग नहीं, नोड एक हुआ। लूप की अगर बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर मानते हैं C, यहाँ पर मानते हैं D, यहाँ पर मानते हैं E, और यहाँ पर क्या मानते हैं? F मानते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? लूप। ये क्या हो गया आपका? लूप। अब किधरों से भाई ले सकते हो? देखो, ऐसे डायरेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्शन ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो लूप आपके पास एक L1 हो गया, एक L2 हो गया, 2 लूप हो गए ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है कैलकुलेट करना, लेकिन किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हो। इसकी खासियत यही है कि किसी भी सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं, इससे कोई सवाल बच नहीं सकता है लूप से। करंट लॉ से, माने किरचॉफ लॉ से कोई भी सर्किट बच नहीं सकता। पोटेंशियल निकालना हो, करंट निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो ना, इसको इससे सोल्व कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि लूप फॉर L1 की बात करें, L1 फॉर L1, तो L1 की अगर बात करें तो लूप यही से चले, C A B D C, C A B D C, ये एक लूप बन गया।
इसमें क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल का सम क्या कर देंगे 0, और फॉर बात करते हैं किसके लिए, L2 के लिए, फॉर L2। तो L2 का अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, A E है ना, जैसे चल रहा है A और E, F B और A, नेट पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना। तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल गया, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, है ना, और एक इक्वेशन ये मिल गया। तो क्या कैलकुलेट करना है, I1 I2 और I, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सवाल को इसमें सोल्व करते हैं। एक छोटी सी सवाल, जैसे नोड पे आधारित सवाल कैसे आ सकते हैं, नोड से रिलेटेड अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड I3 या फाइंड I, है ना, फाइंड I की बात करें अगर तो इस तरह से है, मान लीजिए ऐसे है, I1 है ना, I2 है, और इधर कौन हो गया I3 हो गया, फिर इधर हो गया I और इधर हो गया I4, और ये कितना है 2 एम्पियर है, ये वाला कितना है 6 एम्पियर है, और ये कितना है 4 एम्पियर है मान लीजिए ना, है कि नहीं। इस तरह का अगर डायग्राम दिया तो I कैलकुलेट करना है, तो एक तो नोड यहां मिल रही है, एक यहां मिल रही है, तो इसमें जो भी करंट आ रही होगी, अगर इसमें जो भी करंट आ रही है, दोनों का सम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या लिखेंगे, इसको एक नोड N1 मानते हैं इसको, है ना, N1, और यहाँ पर क्या बात करते हैं N2। तो एट N1 तो क्या लिखेंगे, I1 आ रही है और फिर I2, जा कौन रही है I3। तो यहाँ पर 6 + 4 = I3, तो I3 कितनी हो गई 10 एम्पियर हुआ ना, 10 एम्पियर, I3 हो गया कितना 10 एम्पियर। उसी तरह से यहां पर अगर बात करते हैं तो एट नोड N2, तो N2 की अगर बात करें तो I3 आ रही है और ये दोनों जा रहे हैं, तो I3 = I प्लस क्या I4, तो I = I3 माइनस I4, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे I3 का वैल्यूज है 10, तो 10 माइनस और I4 का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का अपना बोर्ड में पूछता है ना, स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड में पूछते रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कि किसी भी सर्किट में कैसे हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली पॉइंट कि इसमें कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, है ना, पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात करेंगे। ये बहुत चैलेंजिंग है ना, तो हम लोग सीखेंगे साइन ऑफ पोटेंशियल, और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, करंट के लिए।